गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होना भी चाहिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 3। भैया वीडियो को लेट ना करते हुए इसे करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है वह नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के चलते मोहल्ले पड़ोस में क्या है गाना बज रहे हैं। इस कारण से आपको उसमें संगीत की साउंड सुनाई देंगे, इसलिए आप उस जगह पर ध्यान न दीजिएगा। आप फोकस करिए केवल किसमें, पढ़ाई पे। तो हमारा बच्चों पहले आता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है? तो बच्चों हमने पहले इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट एंड सर्किट डायग्राम इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे पिछले पार्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन इस लिंक में मिल जाएगा आपको। अभी हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ओम्स लॉ के बिना कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनना संभव नहीं है। बंद हो जाते हैं लेकिन उस तरह से वर्क नहीं करते हैं। तो आपका 11th और 12th के फिजिक्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं सब के सब ओम्स लॉ पर डिपेंड करते हैं। तो बड़े ध्यान सुनिएगा क्या होता है ओम्स लॉ। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है वोल्टेज, जो कि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है वोल्टेज, जो कि मैंने पुराने पार्ट में बता चुका आप लोग को। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी, वोल्टेज की बात कर रहा हूं मैं। जब भी मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलूं तो सर बात कर रहे हैं वोल्टेज की। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर। मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये एक सिंपल सी वायर है। इसके एंड पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, प्लस और माइनस, इस जगह पर टर्मिनल में क्या करते हैं, हम एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं? मान लीजिए हमारा एक क्या है, एक वायर है और इस वायर पे मैंने एक वोल्टेज अप्लाई किया है। ठीक है, ऐसे मैंने क्या है, बाहर से वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, तो हमारी जो करंट फ्लो हो रही है ऐसे हो रही है। ठीक है ना, तो वही बोला गया है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ गिवन मेटेलिक वायर इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इट। मतलब कहने वाली बात क्या है हमारी, फिर ध्यान सुनिए बेटा आप लोग। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द गिवन मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इट। मतलब जितना वोल्टेज अप्लाई होगा उतनी ही करंट क्या होगी, फ्लो होगी। आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे कि घरों में यदि आज लाइट डिम है तो हम बोलते हैं ना कि सर वोल्टेज लगता है डाउन है आज, इसलिए लाइट लगता है डिम आ रही है। हम तो वही तो है कि जितना वोल्टेज आएगा उतनी ही करंट हमारी फ्लो होगी। यदि वोल्टेज डिम है तो करंट भी क्या होगी, डिम होगी, और वोल्टेज अधिक है तो करंट भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है बच्चों, अब सुनना, जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनल को बढ़ाते हैं क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है आर आई। तो वेयर इज आर, तो वेयर इज आर, तो आर क्या होता है, सॉरी व्हाट इज आर, आर क्या है, आर इज अ कांस्टेंट, आर इज अ कांस्टेंट, जिसको हम रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है सर, बताते हैं, रुक जाओ सब्र करो, थांबा तो हम बताते हैं ऐसे रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको कि एक्चुअली रेजिस्टेंस क्या होता है। तो बच्चा हमारा जो अभी ओम्स लॉ निकल के आया था V इज इक्वल टू आर आई, यदि हम इसमें R की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, V अपॉन I। मतलब R होगा हमारा रेजिस्टेंस, V होगा हमारा वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, I होगा हमारा करंट। इसका मतलब बच्चों क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा करंट होगी, मतलब यदि करंट की वैल्यू क्या है, डबल है, कितनी है,
डबल है, ये करंट कितनी है, डबल आ रही है, तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस होगा हाफ। क्या होगा आपका, हाफ होगा। मतलब जितना ज्यादा करंट बहेगी उसकी आधी क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं, ठीक है, इसी में एक टॉपिक दिया गया है, अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट। एक ऐसा कंपोनेंट जो करंट को रेगुलेट तरीके से चलाने के लिए मजबूर होता है, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स, मतलब बिना किसी वोल्टेज को बदले रेगुलेट तरीके से करंट को फ्लो होने के लिए एक ऐसा कंपोनेंट यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं हम। तो बेटा ये रियोस्टेट होता है, एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो बिना किसी रुकावट के, बिना वोल्टेज बदले करंट को फ्लो होने देता है। सर ये रियोस्टेट होता कैसा है, दिखता कैसे है, तो हम इसको बात करते हैं। आपने फिजिक्स लैब में गए हो कि नहीं गए हो, ये जाना चाहिए भाई फिजिक्स लैब में आप लोग को, तब ना आप लोग को इंस्ट्रूमेंट ज्ञान होगा। फिजिक्स लैब में जाना तो उसमें इस प्रकार से आपका एक रियोस्टेट रखा होगा, इसमें कॉपर की वायर और कई प्रकार की वायर होती हैं, लटकी होती हैं, ठीक है, और उसके ऊपर एक इस प्रकार से नोजल होता है, नोजल, ठीक है। अब इस नोजल को आगे पीछे खिसकाते हैं, इससे हम रेजिस्टेंस को बदल के क्या करते हैं, परफेक्ट करंट को करते हैं रेगुलेट। इसी का प्रयोग जो होता है करने से हमारी रेजिस्टेंस कम और ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपने जाकर देखा होगा फिजिक्स लैब में, नहीं देखा है तो फटाफट जाइए क्लास में और जाकर देखिएगा, ठीक है। ये अपने क्लास के टीचर से बोलिएगा, साइंस टीचर से, कि सर हमको क्लास के जो फिजिक्स लैब है वहाँ ले चलिए, दिखाइए कि रेजिस्टेंस होता कैसा है, दिखता कैसे है, ठीक है बच्चों। हम तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट, प्रतिरोध, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, प्रतिबाधा को बोलते हैं हम, रुकावट काम करता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है करंट को रोकने का काम करता है, जितनी करंट चाहिए होती है उतनी करंट भेजेगा, बाकी रोक लेगा। तो भैया कम और ज्यादा करने के लिए कोई कुछ चाहिए, ये तो केवल रोकता है, रोक देगा तो करंट कैसे फ्लो होगी, तो बिना किसी रुकावट के करंट को बहने देना है, तो इसके लिए आपका प्रयोग क्या होता है, रियोस्टेट का। तो बिना रियोस्टेट के आप अपने वोल्टेज को मैनेज नहीं कर पाओगे, इस कारण से करंट आपकी प्रॉपर रूप से नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो ये होगा हमारा ओम्स लॉ। यदि हम इसकी बात करें ग्राफ की, तो ग्राफ जो बनता है आपका, वो बनता है किसके बीच में बनता है, वोल्टेज और करंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ बनता है। इससे क्या होता है हमारा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इसके बीच वोल्टेज और करंट के बीच बनने वाला जो ग्राफ होता है वो होता है हमारा कैसा, स्ट्रेट लाइन। कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन। तो समझ में आया, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा वैसे क्या होगा, करंट भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट हमारा है, तो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं जनरली, एक मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये वायर है, क्या है, वायर है, ठीक है। तो वायर पे हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं इस पे हम, ठीक है। तो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मान लीजिए इसको अभी डायग्राम को पढ़ने समझें, बस क्या ये वायर है, ठीक है, और इस पे मैंने वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, मैंने वोल्टेज अप्लाई इसमें किया। अब बच्चों इसमें करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो मेरे को बताओ कि जो रेजिस्टेंस है
वो किन किन चीज़ों पर करता डिपेंड। तो पहली बात है कि हमारी वायर की लेंथ पे करता है। किस पे करता है? वायर की लेंथ पर, कि वायर कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। ठीक है, तो इसलिए बोला क्या बेटा, क्या लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर मतलब होता है दे कैन इजिली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आसानी से करंट फ्लो क्या आता है। कंडक्टर हमारा क्या है, इसमें वायर है। ठीक है, तो इस वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा डिपेंड किस पे करता है, पहला नंबर उसकी लेंथ पे करता है। ठीक है जी, सेकंड क्या बोला है, ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब उसका जो वायर है हमारे जो लिए रहे हैं वो कितनी मोटी है कितनी पतली है, तो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर करता डिपेंड है। एरिया क्रॉस सेक्शन मतलब होता है सामने का हिस्सा। ठीक है, वो हमारी वायर कितनी मोटी है कितनी पतली है। तो यदि ज़्यादा मोटी होगी तो रेजिस्टेंस अधिक ले कम लेगा, वो डिपेंड करता है। पतली होगी तो क्या लेगा। तो क्या करता है हमारा रेजिस्टेंस डिपेंडेंस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा, मतलब जितना मोटी तार होगी उस पर रेजिस्टेंस उतना ही कम लगेगा, और जितना एरिया कम होगा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये होता है एरिया क्रॉस सेक्शन और मेन लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, और थर्ड होता है हमारा ऑन द नेचर ऑफ दैट मटेरियल, हमारे मेटल किस टाइप के, कॉपर का है कि सिल्वर का है। ठीक है, तो हमारी रॉड किसकी है, लोहे की है कि जिसकी भी हो, तो हमारा डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 से इसको करते हैं सॉल्व। तो क्या होता है आपको यहाँ पे, दोनों में आर सेम है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल अपॉन एम। क्या होगा, एल अपॉन एम। अच्छा, जैसे ही ऐसा हटेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, उसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। रो क्या है, रो इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्या होती है, रेजिस्टिविटी। इसको हम बोलते हैं रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है, एक चीज मैंने इसमें आपको बताना भूल गया मैं अभी आपको, कि रेजिस्टेंस जब हम बात कर रहे थे अब से, तो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, ओम होती। क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, और जबकि रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो आपकी होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर होती है। तो बच्चों ये है आपका इसका बेसिक। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि या क्लास 11 हो या 12 हो या एवरीवेयर कहीं भी जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ज़्यादातर ओम्स लॉ पर डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमारे ओम्स लॉ पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, उसमें जो रेजिस्टेंस लगता है वो 3 चीज़ पर करता है डिपेंड। पहला उसकी लेंथ पे, कंडक्टर की लेंथ पे, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, तीसरा होता है उसके नेचर पे कि वो मटेरियल किस टाइप का है। लेंथ यदि जितनी बड़ी होती जाएगी रेजिस्टेंस उतना अधिक लगेगा उसका, और जितनी छोटी लेंथ होगी उस पर उतना ही कम रेजिस्टेंस लगेगा। लेकिन यदि इतना एरिया बड़ा होता जाएगा उस पर रेजिस्टेंस उतना ही कम लगेगा, और जितना एरिया छोटा होता जाएगा उतना रेजिस्टेंस उतना ही अधिक लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आता है हमारा क्या, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और वो क्या होता है हमारा रेजिस्टिविटी होता है। इसको हम शो करते हैं किससे हैं, रो से करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, a wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm। मतलब आपको एक वायर है, ठीक है, उसकी पर्टिकुलर कितनी लेंथ है, L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, कैपिटल L है, और इस पे लगने वाला रेजिस्टेंस कितना है हमारा, 4 ओम दिया गया है। ठीक है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस
of another wire of the same material have length L by 2 and area of cross section 2a। मतलब इसी प्रकार से आपको एक दूसरी वायर दी गई है, इसकी लेंथ क्या है आपकी L by 2 है और इसका एरिया कितना है 2a है। तो आपको इस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। आया इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, पहली वायर दी गई है उसकी लेंथ L है, एरिया A है और रेजिस्टेंस क्या दिया गया है 4 ओम दिया है। लेकिन उसी प्रकार की दूसरी एक वायर है जिसकी लेंथ L by 2 है और एरिया दुगना है, तो आपको रेजिस्टेंस क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो बच्चों हम बात करते हैं अब इसके सॉल्यूशन की। तो आपको R1 मतलब पहले वाले वायर की, ठीक है, तो हमने जैसे ही पढ़ा था R इक्वल टू क्या होता है रो L अपॉन ए, फॉर्मूला होता है ये, ठीक है ना। तो आपको ऑलरेडी वैसे भी R1 क्या दिया गया आपको 4 ओम दिया है, क्या दिया गया है 4 ओम दिया है। तो R1 के लिए क्या दिया गया आपको 4 ओम दिया गया है पहले वाली वायर की, और ये तो फॉर्मूला होता है एक्चुअली, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो बेटा पे हम बात करते हैं सेकेंड वायर की। क्या हमारा सेकेंड वायर, ये हमारा क्या है, ये हमारा है फर्स्ट वायर, ठीक है। सेकेंड वायर क्या करते हैं हम, तो सेकेंड वायर का निकालना क्या हमको रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों, क्या निकालना है रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका आपका रो L अपॉन ए, तो होता ही होता है फॉर्मूला, रेजिस्टेंस तो है बेटा, ठीक है। तो यहाँ देखना बच्चों हमारा सेकेंड वाले वायर के लिए लेंथ क्या दी गई है आपको L by 2 दी गई है, L by 2 दी गई है और एरिया क्या दिया गया आपको 2a दिया गया है, ठीक है। अच्छा करें सॉल्व इसको, तो रो रहेगा वैसे ही वैसे, L वैसे ही वैसे अपॉन नीचे अपॉन आएगा 2 2 जा 4a, ठीक है। इसमें से क्या हम R2 इज इक्वल टू 1/4 L सॉरी रो L अपॉन ए, इसका सम। तो आपका क्या होगा यहां पे R2 इज इक्वल टू 1/4 और इतनी जो वैल्यू है किसकी है, ये देखिए ना किसकी है R1 की, किसकी है R1 की है R1, ठीक है बच्चों। अच्छा अब सुनिए बेटा यहाँ पे, अब जो R1 की वैल्यू है एक्चुअली 4 ओम भी तो है, यहाँ पुट कर देंगे कितना हम 4 ओम पुट कर देंगे, तो 4 क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपका 1 ओम बचेगा, क्या बचेगा आपका 1 ओम बचेगा। मतलब जो न्यू वायर हमारी है, तो न्यू वायर का जो रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा 1 ओम आ गया। तो इतना सा करना है फाइंड, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को यहाँ तक ना। अब का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। रेजिस्टर्स सीरीज में कैसे लगे होते हैं, पैरेलल में कैसे लगे होते हैं। मतलब जैसे आप लोगों ने सुना होगा जो घर में करंट आती है उसमें रेजिस्टर्स लगे होते हैं, वो कैसे लगे होते हैं पैरेलल वाइज लगे होते हैं। सीरीज क्यों लगे होते हैं, क्योंकि यदि सीरीज में क्या होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है ये बल्ब लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है। और यहां से हमारे क्या है करंट फ्लो हो रही है, वोल्टेज से लगा हुआ है यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है। तो करंट फ्लो होगी तो भैया सेम करंट जा रही है पूरे वायर में, ठीक है। जब सेम करंट जा रही है तो हमारे जब एक बल्ब फ्यूज होगा, एक बार हमारा क्या हो गया फ्यूज हो गया, तो भाई सेम करंट जा रही है तो पूरे बल्ब क्या होंगे फ्यूज जाएंगे, ठीक है। तो इसी को प्रोसेस को देख करके हमारे घरों में जो लगाए जाते हैं वो पैरेलल वाइज लगाए जाते हैं। तो इस बटा इसी प्रोसेस का यूज कर करके
अब सीरीज बाय रेजिस्टर्स और पैरेलल बाय रेजिस्टर को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहला क्या है, रेजिस्टर से सीरीज। देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, ठीक है। इसको इस प्रकार से है, यहां पर आपका लगा हुआ है रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक है। यहां पे करंट क्या फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है, ठीक है। और यहां पे मान लीजिए 2 पॉइंट हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो इनके बीच में जो वोल्टेज लगा गया है हमारा कितना है, V1 है, और ये हमारा हो गया R1 रेजिस्टेंस है, R2 R3, और इनके बीच में जो है वो है V2, और इनके बीच में कितना है, V3 वोल्टेज है, ठीक है बच्चों। हाँ, अब ध्यान देने वाली बात बच्चों यहाँ पे ये है कि यार जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होगी, करंट यहाँ से होती जाएगी यहाँ पे। तो पहले वाले के लिए हमारा क्या है, रेजिस्टेंस R1 के लिए क्या वोल्टेज V1 है, R2 के लिए कितना है, V2 है, और R3 के लिए कितना है, V3 है। तो यहाँ पर क्या है, करंट सेम है लेकिन वोल्टेज क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। तो बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ क्या होता है बेटा आपका, V इज इक्वल टू आई आर, क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हम बात करें पहले वाले के लिए, पहले वाले रेजिस्टेंस जब करें यहाँ तो क्या होता है आपका, V1 इज इक्वल टू आई R1, भाई करंट सेम है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करें तो क्या होगा, करंट कहाँ आएगी हमारी, करंट यहाँ होगी, करंट यहाँ पे आएगी। तो V2 इज इक्वल टू आई R2, फिर करंट कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। तो V3 इज इक्वल टू आई R3। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, भले नहीं जानते लेकिन जानते हैं कि बेटा देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे V1 V2 V3 जोड़ने की V3 हो, V4 V5 लगा सकते, बहुत सारे पर ऐसे वोल्टेज अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग वोल्टेज लगा सकते हैं। तो यदि अलग अलग में लगा करके सब पर कंबाइन तो क्या होगा यहाँ पे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या इसका अपन कर सकते हैं ऐसा, जी कर सकते हैं कि अलग अलग वोल्टेज लगा करके सबको एक वोल्टेज जोड़ दी जाए तो क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू निकाली है V1 V2 V3 की, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करें यहाँ पे, तो आई आर क्या होगा पे, आई R1 आई R2 और यहाँ पे आई R3। तीनों में कौन क्या आ रहा है बच्चों, आई आ रहा है, ठीक है ना। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, R से क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपको अंदर करना क्या है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों आप लोग, सीरीज वाइज में क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है और करंट क्या होती है, सेम होती है। तो करंट भी बदलती है, वोल्टेज बदलता है, ठीक है। अब जब हमको रेजिस्टेंस जो होते हैं वो पैरेलल वाइज क्यों लगाते हैं, हमारे घरों में जो करंट फ्लो होती है उसमें रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल वाइज लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, चलो देखते हैं इसे हम। देखो बेटा पे पहले हमारा क्या है, ये मान लेते हैं इसको, ये बैटरी है, स्विच ऑन ऑफ करके लिए बनाए थे पर इसको हम प्लग की है, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो है ऐसा कुछ, कैसा, ऐसा,
ये, ठीक है। तो इस पे हम नाम दे देते हैं इसका, यहाँ पर हम जैसे करंट वोल्टेज सप्लाई करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होती है यहाँ पे, तो करंट जो होती है यहाँ पे सेम जा रही है, लेकिन बच्चों जैसे ही इस टर्मिनल में आती है तो इस टर्मिनल में से क्या होता है, करंट 3 भागों में बढ़ाती है, I1, I2, I3, R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस, और तीनों करंट के लिए मतलब जो करंट जो होती है तीनों भागों में बढ़ रही है, उनके लिए जो वोल्टेज होता है वो होता है आपका सेम। क्या होता है, सेम होता है। तो पहले वाले में क्या था, करंट सेम थी, वोल्टेज डिफरेंट था, इसमें करंट डिफरेंट है, वोल्टेज सेम है, ठीक है। और सेम करना आपको वैसे ही है बाय ओम्स लॉ। तो बच्चों यही होता है कि यदि हम कोई भी एक हमारा बल्ब फ्यूज होता है तो इसमें बाकी बल्ब को कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हमारा क्या है, एक बल्ब फ्यूज होगा तो बाकी तो संभाल लेंगे करंट, ठीक है। तो इसी कारण से, और इसमें क्या था, सीरीज में सब एक ही सर्किट से अटैच थे, ये एक फ्यूज होगा तो सब फ्यूज होंगे, है ना, एक डिम होगा तो सब डिम होंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 3 भागों में करंट बढ़ रही है, यदि एक डिम होगा लाइट तो बाकी तो क्या होंगे, संभाल लेंगे उसको, है ना। तो यही प्रोसेस पूरी उसमें होती है, किसमें, रेजिस्टेंस एंड पैरेलल में होती है। तो V इज इक्वल टू IR, सेम वही है। अब यदि हम पहले वाली बात करें हम, तो पहले वाले में क्या हो रहा है पे, तो V इसमें क्या है, करंट डिफरेंट है ना, तो निकालना बेटा इसका I इज इक्वल टू, इससे क्या है इसको V अपॉन R लिखते हैं क्या इसको हम, ठीक है। निकालना बेटा पहले वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए क्या हमारा होगा, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, वोल्टेज सेम है, इक्वेशन नंबर 2। फिर I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, फिर I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, ठीक है। अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये कैसा है, यदि करंट क्या हो रही थी, भागों में बढ़ रही है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा इसमें, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I की जो वैल्यू हमने फाइंड करी है वो कंप्यूट कर देंगे यहाँ पे, कितना है, V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। सब में से V कॉमन है, निकाल लेंगे, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, V से क्या हो गया यहाँ पे, कैंसिल आउट। तो बच्चों क्या बचेगा यहाँ पे आपका, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, ठीक है। तो ये आपका लास्ट प्रूफ करना आपको। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह है इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर के बारे में जानते होंगे, पावर क्या होती है। तो हम बात कर रहे हैं केवल पावर बस की, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पावर की छोड़ो, बात कर रहे हैं पावर। पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, कार्य करने की क्षमता है हमारी, कोई भी काम करते हो किसे कहते हैं क्या, हम पावर। जैसे हमने खाना खा लिया तो हमारे अंदर क्या होगा, एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई, और एनर्जी आ गई तो क्या होगा, हम जितनी ताकत से किसी भी काम को कर सकते हैं हम। तो जो कार्य करने की क्षमता है उसको बोलते हैं पावर बोलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अब नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पावर की। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर। क्या होता है बच्चों, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम इन इलेक्ट्रिक सर्किट, जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती कंज्यूम रहती है और उसका प्रयोग किसी उचित काम के लिए किया आता है, उसी को बोलते क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती कंज्यूम रहती है और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम किसी जरूरत जगह पे काम करते हैं या यूज करते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई। वी आई क्या हमारा वोडाफोन क्या आइडिया, नहीं वोडाफोन आइडिया नहीं है। V फॉर वोल्टेज, I फॉर क्या है, करंट, ठीक है। तो इसका यदि हम देखें
एसआई यूनिट। तो किसकी होती है बेटा एसआई यूनिट? वाट। क्या होती है? वाट। WATT वाट। ठीक है बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, हम किसी भी इलेक्ट्रिक पावर को आराम से ला सकते हैं हम। ठीक है, अब इससे समझ हम करते हैं क्वेश्चन। क्या बोला गया है? इलेक्ट्रिक बल्ब इज, हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड एट 220 वोल्ट जनरेटर। इस समय घरों में जो सिंपल करंट आती है 220 वोल्ट करंट आती है। हमारा एक बल्ब क्या लगा हुआ है, ठीक है, और करंट कितनी आ रही है? 0.5 एम्पीयर करंट आ रही है। तो क्या पूछा रहा है कि कितना पावर का बल्ब है वो हमारा, ठीक है, कितनी पावर का बल्ब है कि जिसमें 0.5 एम्पीयर की करंट आ रही है। ठीक है, तो दिखाना बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमको पता है कि पावर ऑफ बल्ब, ये पावर कितना होता है? फॉर्मूला V/I। ठीक है, और आपको क्या दिया गया है? वोल्टेज, वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट, और करंट क्या दी गई आपको? 0.5 एम्पियर। पुट करें वैल्यू, तो वोल्ट कितना है? 220 वोल्ट है, और करंट कितनी है? 0.50 या 0.5, बात है कही है। तो करंट इसका कितना हुआ? 110, कितना हुआ? 110 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं दूसरी भाषा में? वाट। क्या बोलते हैं? वाट। तो ये सिंपल सा है यार, हम किसी का भी घर में एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमारा बल्ब है या फ्रिज है या टीवी है, कुछ भी है, उस पर इतनी एम्पियर करंट आ रही है, तो कितने पावर का होगा हमारा वो इंस्ट्रूमेंट। तो इसी प्रकार से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार से न्यूमेरिकल जो है आप लोग लगाइएगा। ठीक है, जो भी दिक्कतें जाए तो नेक्स्ट जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसके पहले कुछ रिवीजन कराएंगे, या हम हो सकता है कि कल परसों तक जैसे भी लाइव आए तो लाइव में हम कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं यदि आपको कोई डाउट चल रहा होगा उस पर तो। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।